बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है फ़ारान। आज का टॉपिक है कॉमन डिफेक्ट्स इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में आम मसाइल और आम मसाइल का हल। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़ारान और इसका लिंक भी मैंने इस स्लाइड में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैबलेट प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में पहले डिस्कस करेंगे हम कैपिंग को। कैपिंग क्या है? कैपिंग जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे ऊपरी सतह का मेन टैबलेट की बॉडी से अलग होना या फिर निचली सतह का ऊपरी सतह से जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे अलग होने का नाम कैपिंग है। कैपिंग कब आती है? कैपिंग कंप्रेशन के दौरान आती है और कैपिंग हैंडलिंग के दौरान भी आती है। तो आइए रीजंस देखते हैं कि कैपिंग क्यों आती है। हाउ टू डील विद कैपिंग। तो रीजंस देख लेते हैं कि कैपिंग क्यों आती है और फिर उन रीजंस की रेमेडी भी देखते हैं। पहला रीज़न है हाई अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स और इम्प्रॉपर ग्रेन्यूलेशन। अगर ग्रेन्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कैपिंग आएगी। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? हम रेमेडी के तौर पे इसको रीप्रोसेस करेंगे ग्रेन्यूलेशन के स्टेप को, और ग्रेन्यूल्स अगर फाइन होंगे तो एक हल इसका और ये है कि लेस फाइन मटेरियल के साथ हम इस फाइन मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर दें ताकि फॉर्मुलेशन बैलेंस हो जाए। अगर ग्रेन्यूल्स फाइन हैं तो फाइन ग्रेन्यूल्स के साथ लेस फाइन मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर देंगे जिससे आपकी फॉर्मुलेशन बैलेंस हो जाएगी। लेस फाइन मटेरियल की एग्जांपल मैंने यहाँ शो की हुई है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज टाइप 102 एंड 200। अगला रीज़न कैपिंग का देखते हैं, एयर इंट्रैपमेंट। एयर इंट्रैपमेंट अगर होगी तो उसको कैसे डील करेंगे कैपिंग से बचने के लिए? तो इसकी रेमेडी है कि हम रिड्यूस कर देंगे टैरेट की स्पीड, यानी फ्लक्चुएट करके देखेंगे टैरेट की स्पीड यानी कंप्रेशन की स्पीड को फ्लक्चुएट करके देखेंगे कि हमें क्या नतीजे मिल रहे हैं, और ये भी एक रेमेडी है। अगला रीज़न देखते हैं टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, जिसकी वजह से कैपिंग आती है। अगर ग्रेन्यूल्स ड्राई होंगे बहुत ज़्यादा तो कैपिंग आएगी, और इसकी रेमेडी ये होगी कि हम फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किए जाने वाला सॉल्वेंट जो कि ग्रेन्यूलेशन में इस्तेमाल हमने किया था, हम उस सॉल्वेंट को दोबारा से इशू करवाएंगे और मॉइस्चर ग्रेन्यूल्स का बैलेंस करेंगे। अगला रीज़न देखते हैं, ग्रेन्युलर मास इज़ टू कोल्ड टू कंप्रेस फर्मली। कैपिंग का अगला रीज़न है कि ग्रेन्युलर मास जो है वो कोल्ड हो गया है और कंप्रेशन नहीं हो रही। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? हमें कंप्रेशन को रूम टेम्परेचर पे करना होगा कुछ देर के लिए ताकि हम कैपिंग के इशू से डील कर सकें। अगला रीज़न देख लेते हैं, बाइंडर इन अप्रोप्रिएट अगर हो जाए तो क्या होगा? इसकी रेमेडी है कि अगर बाइंडर इन एडुकेट हो, क्वांटिटी में कम हो या ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? तो इसकी रेमेडी है कि बाइंडर को एडजस्ट करेंगे फॉर्मुलेशन में, और कोशिश ये करेंगे कि अगर बाइंडर कम है तो ड्राई बाइंडर इस्तेमाल कर लें या स्टार्च इस्तेमाल कर लें, जिसका रेफरेंस मैंने रेमेडी में दिया हुआ है। अगर ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसकी क्या रेमेडी होगी? रेमेडी ये दी हुई है मैंने, हम अपने ग्रेन्यूल्स को ड्राई करेंगे और उसकी एलओडी चेक करेंगे, और ये हमारी रेमेडी होगी। जब एलओडी यानी लॉस ऑन ड्राइंग ऑप्टिमम आ जाएगी तो हम इस कैपिंग के इशू से डील कर लेंगे। एक और रीज़न है कैपिंग का, वो है पुअर टूलिंग चॉइस। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि
कंपनीज़ जो हैं वो वेंडर से ख़ुद मैन्युफैक्चर करवाती हैं और अपने हिसाब से पंचेस मैन्युफैक्चर करवाती हैं, और जब पंचेस बनकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉनकेव होते हैं, जिसकी वजह से कैपिंग आती है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? हमें स्टैंडर्ड कॉनकेव पंचेस चाहिए, हमें शैलो पंचेस चाहिए जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, जिसकी वजह से कैपिंग आ रही हो। तो इसकी रेमेडी होगी कि हमें स्टैंडर्ड कॉनकेव पंचेस चाहिए होंगे कैपिंग के इशू से डील करने के लिए। अगला रीज़न देखते हैं और फिर उसकी रेमेडी देखते हैं। अगर पंच लोअर पंच हो या डाई हो, उसकी सेटिंग अगर एडजस्टमेंट अगर सही नहीं हो तो भी कैपिंग आएगी, तो हमें पंच और डाई की सेटिंग को प्रॉपर करना होगा। टैबलेट प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में अब हम अगला इशू देखते हैं, वो है लैमिनेशन का। लैमिनेशन क्या है? लैमिनेशन टैबलेट का दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स में सेपरेट हो जाना लैमिनेशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू डील विद लैमिनेशन इशू। इसके कॉजेज़ देखते हैं और उसकी रेमेडीज़ देखते हैं। कॉजेज़ में देखते हैं, पहला रीज़न है रैपिड डी कंप्रेशन, और इसकी रेमेडी क्या होगी? हम अगर डी कंप्रेशन करेंगे तो इसकी रेमेडी होगी यूज़ प्री कंप्रेशन एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। अगर डी कंप्रेशन होगी, यानी अगर हम कंप्रेशन पे अगर हम अगर प्रॉपर हम प्रेशर नहीं देंगे तो भी लैमिनेशन आ सकती है। और इसका तरीका ये होगा कि कंप्रेशन से पहले हमें प्री कंप्रेशन करनी होगी और स्लगिंग करनी होगी, जिसकी वजह से हम लैमिनेशन के इशू को अवॉइड कर सकते हैं। अगला रीज़न देखते हैं, डाई वॉल बाइंडिंग। अब जैसे कि आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, पंच और डाई। तो डाई की वॉल पे अगर, डाई की दीवारों पे अगर पाउडर एडहियर हो जाए तो भी लैमिनेशन का ख़तरा रहता है। और इसकी रेमेडी क्या होगी? हम फॉर्मुलेशन में लुब्रिकेंट इस्तेमाल करेंगे या फिर हम ऐसी डाइज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि टैपर्ड डाइज़ हों। तो हम ये दो चीज़ें करके लैमिनेशन के इशू को अवॉइड कर सकते हैं। लैमिनेशन के इशू में एक और रीज़न फाइन ग्रेन्यूल का इशू होता है। अगर ग्रेन्यूल्स फाइन होंगे तो हम लेस फाइन मटेरियल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज टाइप 200 और 102 इस्तेमाल करके फॉर्मुलेशन को बैलेंस करेंगे। लैमिनेशन में अगला इशू देखते हैं और अगला कॉज देखते हैं। लैमिनेशन वैक्सी एक्सीपिएंट्स की वजह से भी आती है और ऑयली एक्सीपिएंट्स की और ऑयली ग्रेन्यूल्स की वजह से भी आती है। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? ऑयली और इलास्टिक और वैक्सी एक्सीपिएंट्स को जो है हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और अपनी फॉर्मुलेशन में इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। टैबलेट प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे क्रैकिंग की। क्रैकिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सरफेस पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, और ये आप स्लाइड में देख सकते हैं कि टैबलेट पे क्रैक पड़ जाएं तो क्या करेंगे। हाउ टू डील विद क्रैकिंग इशू इन टैबलेट। इसके पहले कॉजेज़ पढ़ लेते हैं और फिर रेमेडी भी पढ़ेंगे। क्रैकिंग क्यों होती है? डाई की दीवार से अगर पाउडर एडहियर हो जाए तब भी क्रैकिंग का ख़तरा रहता है, और इस रेमेडी के तौर पे हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करेंगे। डैमेज टूलिंग अगर हम इस्तेमाल करें और उसकी फिनिशिंग सही ना हो तो भी एक ये रीज़न होता है क्रैकिंग का, और इसकी रेमेडी होगी हम टूल्स को फाइनली पॉलिश करके इस्तेमाल करें, डाइस को फाइनली पॉलिश करके इस्तेमाल करें। एक्सेसिव कंपैक्शन फोर्स, ये भी एक क्रैकिंग का एक रीज़न है, और इसकी रेमेडी होगी ऑप्टिमम कंपैक्शन फोर्स
को मैनेज करना। आगे बढ़ते हैं। एक्सिपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम में अब हम बात करते हैं चिपिंग की। चिपिंग क्या है? चिपिंग है किनारों का, टैबलेट के किनारों का झड़ना या टूटना। अब टैबलेट के किनारे किस वजह से टूटते हैं आइए देखते हैं। ये हैंडलिंग के दौरान भी टूट सकते हैं, कोटिंग के दौरान भी टूट सकते हैं, और इसकी क्या रीजंस होती हैं आइए देखते हैं स्लाइड में। चिपिंग क्यों होती है, इसके कॉजेज़ देखते हैं। टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स अगर ड्राई हों तब भी चिपिंग का ख़तरा रहता है, और इसकी रेमेडी क्या होगी? हमें ग्रेन्यूल्स के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना होगा। अगला कॉज देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाइंडर डाल दें या बहुत कम बाइंडर डाल दें तब भी चिपिंग का ख़तरा रहता है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? ऑप्टिमाइज़ बाइंडिंग और सही बाइंडर की मिक़दार इस्तेमाल करके हम इस इशू को डील कर सकते हैं। चिपिंग में अगला कॉज है स्टिकिंग ऑन पंच फेस, यानी पंच के ऊपर पाउडर का चिपक जाना, जिसकी वजह से चिपिंग होती है। तो चिपिंग जब स्टिकिंग की वजह से होती है तो हम लुब्रिकेशन इस्तेमाल करेंगे, और रेमेडी के तौर पे हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करके इस चिपिंग के इशू से डील कर सकते हैं। एज ऑफ पंच फेस टर्न इनसाइड और इनवर्ड। अगला जो कॉज है चिपिंग का वो है कि पंच के जो किनारे हैं अगर वो डिस्टर्ब हो जाएं, अपनी शेप को लूज़ कर दें, तब भी चिपिंग का इशू आता है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी कि हम पंच के किनारों को, एजेस को पॉलिश कर लें। तो नेक्स्ट कॉज के लोअर पंच अगर उसकी एडजस्टमेंट आउट हो जाए तब भी चिपिंग का मसला रहता है, और उसकी रेमेडी के तौर पे हमें लोअर पंच की एडजस्टमेंट करनी होगी। एक्सिपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम में आगे हम बात करते हैं स्टिकिंग की। स्टिकिंग क्या है? स्टिकिंग टैबलेट मटेरियल का डाई की दीवारों पर चिपकने का नाम है स्टिकिंग, और इसकी क्या वजह रहती है? एक्सेसिव मॉइस्चर इसकी वजह रहती है, या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट इसकी वजह रहती है। तो हम आगे बात करते हैं स्टिकिंग की कॉजेस और रेमेडीज़ की। हाउ टू डील विद स्टिकिंग। तो स्टिकिंग की क्या कॉजेस हैं? एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स, मॉइस्चर लेवल, नमी का तनासुब ग्रेन्यूल्स में बढ़ जाना, और इसको हम किस तरीके से डील करेंगे? इसकी रेमेडी क्या होगी? हम प्रॉपर ड्राइंग करेंगे ग्रेन्यूल्स की, जिससे मॉइस्चर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। अब स्टिकिंग के जो इश्यूज आते हैं उसको डील करने के लिए हमें फॉर्मुलेशन के अंदर जाना होगा। फॉर्मुलेशन को काफ़ी डीपली जो है स्टडी करना होगा। अगर आपके फॉर्मुलेशन में लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल्स होंगे तो भी स्टिकिंग होने का ख़तरा रहता है। तो इसकी रेमेडी क्या करेंगे आप? लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल्स को या तो रिप्लेस कर देंगे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज से, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टिकिंग। आगे देखते हैं स्टिकिंग के और कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। और अगर देखें कि टू मच बाइंडर, अगर हम बाइंडर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी स्टिकिंग का ख़तरा रहता है। तो इसकी रेमेडी क्या है कि हमें बाइंडर को एडजस्ट करना होगा। अगर हम हाइग्रोस्कोपिक एक्सिपिएंट्स अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसकी रेमेडी के तौर पे हम क्या करेंगे? हम कंप्रेशन के रूम में ह्यूमिडिटी जो है वो कम रखेंगे,
ताकि हमारी कंप्रेशन जो है उसमें स्टिकिंग का मसला ना आए। स्टिकिंग के हवाले से एक और रीज़न देख लेते हैं। अगर आपका मटेरियल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर एक्सिपिएंट स्टिकी नेचर का हो तो भी स्टिकिंग होती है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? हम अपनी वेट ग्रेन्युलेशन को प्रॉपर करेंगे और उसमें कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट करेंगे या माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इस स्टिकी मटेरियल को या तो हम अवॉइड करेंगे ताकि फॉर्मुलेशन में स्टिकिंग होने का ख़तरा ना हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डील विद स्टिकिंग। स्टिकिंग ये लोगो और एम्बोज्ड लेटर्स जो कि पंचेस पे होते हैं, इसकी वजह से भी होती है। तो इसकी क्या रेमेडी होगी? हम एम्बोज्ड लेटर्स को और लोगो को अवॉइड करेंगे ताकि हमारी स्टिकिंग ना हो, या फिर हम शैलो एम्बोज्ड पंचेस को इस्तेमाल करेंगे। स्टिकिंग के बारे में एक और रीजंस देखते हैं, पुअर फिनिश और फिनिशिंग जो है, अगर पंच की जो है वो अगर सही नहीं होगी तो भी स्टिकिंग हो सकती है। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? हम पॉलिश पंचेस को इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, एक्सिपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम में पिकिंग नेक्स्ट आता है इशू। पिकिंग क्या है? पिकिंग बेसिकली टैबलेट मटेरियल जो कि एडहेयर हो जाता है पंच पे, और जब ड्यूरिंग कंप्रेशन पंच के ऊपर टैबलेट का जो मटेरियल है वो लग जाता है, जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। तो टैबलेट के पंच पे मटेरियल का चिपकना पिकिंग कहलाता है, और इसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं आइए देखते हैं। हाउ टू डील विद पिकिंग इशू। तो पिकिंग इशू के पहले कॉजेज़ देख लेते हैं। बेवल्स और ब्रेक लाइंस अगर बहुत ज़्यादा डीप हों तो पिकिंग का इशू आता है, और इसकी रेमेडी क्या होगी? हम रिड्यूस कर दें इसकी डेप्थ को और शार्पनेस को। अनदर कॉज ऑफ पिकिंग, रफ और स्क्रैच पंचेस। अगर हमारे पंचेस की सरफेस सही नहीं होगी तो पिकिंग का ख़तरा रहेगा, और रेमेडी के तौर पे हमें इसको पॉलिश करना होगा। ग्रेन्यूल का टेम्परेचर, अगर ग्रेन्यूल्स, एक और रीज़न है कि ग्रेन्यूल्स का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा वार्म होगा तो कंप्रेशन पे पिकिंग का ख़तरा रहेगा। तो रेमेडी के तौर पे हम, अगर हमें पिकिंग को अवॉइड करना है तो ग्रेन्यूल्स का जो टेम्परेचर है हमें उसको कूल डाउन होने देना चाहिए, और कंप्रेशन पे हमें वेट करके उस ग्रेन्यूल्स के टेम्परेचर को हमें एडजस्ट करना होगा। अनदर कॉज, ड्राइड ग्रेन्यूल। अगर आपके ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो पिकिंग का ख़तरा रहेगा, और इसकी रेमेडी क्या होगी? हमें इसको मॉइस्चराइज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एक्सिपिएंट भी पिकिंग का एक कॉज हो सकता है, और उसको डील करने के लिए हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होगा कंप्रेशन रूम में, और ह्यूमिडिटी को कम करना होगा कंप्रेशन रूम में। आगे बढ़ते हैं, पिकिंग के कॉजेज़ में अब आखिरी हम कॉज डिस्कस करते हैं कि इनएडुकेट लुब्रिकेशन। अगर लुब्रिकेशन सही नहीं हो रही तब भी पिकिंग का ख़तरा रहेगा, और रेमेडी के तौर पे हम या तो लुब्रिकेशन के अमाउंट को बढ़ा देंगे या फिर हम माइक्रोफाइन लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करेंगे। एक्सिपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं और मॉटलिंग की बात करते हैं। मॉटलिंग है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। कलर की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे तस्वीर में भी मौजूद है कि टैबलेट पे अगर डार्क एरिया और लाइट एरिया
दोनों एक साथ अपीयर हो रहे हों और इम्प्रॉपर कलर की प्रेजेंटेशन टैबलेट पे अपीयर हो रही हो तो वो मॉटलिंग कहलाती है, यानी कलर का ठीक तरीके से टैबलेट पर ज़ाहिर ना होना मॉटलिंग है। तो आइए आगे देखते हैं कि हाउ टू डील विद कलर इशू इन टैबलेट्स। तो पहले कॉजेज़ देख लेते हैं। अनइक्वल पार्टिकल साइज ऑफ कलरिंग एजेंट। पार्टिकल साइज अगर कलरिंग एजेंट का कलर का अगर ठीक नहीं है तो मॉटलिंग के इशू आ सकते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? हम कोटिंग से पहले सीव करेंगे और पार्टिकल साइज़ को एक जैसा कर देंगे। इसकी आम मिसाल ये है कि हम कोटिंग से पहले कोलाइडल मिल इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन के साथ। और टैबलेट के कलर के इशू के हवाले से हम कॉजेज़ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कलरेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर जाहिर सी बात है अगर हम कलर की क्वांटिटी अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो वो टैबलेट पे सही तरीके से अपीयर नहीं होगी। तो हमें रेमेडी के तौर पे कलर की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। आगे बढ़ते हैं मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से। जो टैबलेट में मसले आते हैं वो हैं डबल इम्प्रेशन। डबल इम्प्रेशन जैसे कि आप देखते हैं ये एक टैबलेट है, इस पे ये इम्प्रेशन देना था माइनस के निशान की तरह, मगर टैबलेट की जो पंच हैं वो फ्रीली मूव कर गया और जो लाइंस हैं आप देख रहे हैं टैबलेट पे ये डबल आ गई हैं। तो इसको हम कहेंगे ये डबल इम्प्रेशन है। और इसको हम किस तरीके से डील करते हैं आगे देखते हैं। हाउ टू डील विद डबल इम्प्रेशन इशू। तो इसकी पहले कॉज देख लेते हैं। कॉजेज़ में अनकंट्रोल्ड रोटेशन ऑफ अपर और लोअर पंच। अगर अनकंट्रोल्ड रोटेशन होगी अपर और लोअर पंच की तो हमें डबल इम्प्रेशन का ख़तरा रहेगा और रेमेडी के तौर पे हमें टूलिंग को इस्तेमाल करते हुए अपर और लोअर पंच को एडजस्ट करना होगा। अगर अपर और लोअर पंच की मूवमेंट हम मैनेज नहीं कर सकते तो फिर डबल इम्प्रेशन का मसला रहेगा और रेमेडी के तौर पे हमें टूल्स के साथ पंचेस को एडजस्ट करना होगा ताकि डबल इम्प्रेशन का ख़तरा ख़त्म हो जाए। दैट्स इट फॉर नाउ। ये मेरा चैनल है फार्मासिस्ट फरहान और इसका लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब माई चैनल। और दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल।